डियर स्टूडेंट्स, वेलकम इन आवर चैनल। इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं क्लास 12th सब्जेक्ट बायोलॉजी, चैप्टर नंबर 8 ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज़ के बारे में। इससे पहले हम चैप्टर नंबर 6 कंप्लीट कर चुके हैं और चैप्टर नंबर 7 इवोल्यूशन से रिलेटेड है, जो कि इस साल सिलेबस से हटाया गया है। तो इस चैप्टर का हमारा ये यहाँ पर फर्स्ट वीडियो है। तो इसमें हम सीखने वाले हैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो आइए सीखते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, व्हाट आर द वेरियस पब्लिक हेल्थ मेजर्स विच यू वुड सजेस्ट एज सेफगार्ड अगेंस्ट इन्फेक्टियस डिसीज। क्या पूछा है इस क्वेश्चन में कि वे कौन कौन से मेजर्स हैं जिनको आप लोगों को सजेस्ट करेंगे जिससे कि वो इन्फेक्टियस डिसीज से बच सके। तो ऐसे कौन कौन से मेजर्स है, यहाँ पर कुछ मेजर्स दे रखे हैं, जिसमें से हमारा फर्स्ट जो मेजर है वो है एजुकेशन। पीपल शुड बी एजुकेटेड अबाउट द कम्युनिकेबल डिसीज टू प्रोटेक्ट देमसेल्फ फॉर सच डिसीज। लोगों को हम डिसीज़ के बारे में एजुकेशन दे के डिफरेंट टाइप की डिसीज़ से उन्हें हम प्रिवेंट कर सकते हैं या प्रोटेक्ट कर सकते हैं। अगर लोगों को नॉलेज रहेगा कि कौन सी डिसीज़ किस टाइप से स्प्रेड होती है, तो वो अपने आप को उस डिसीज़ से प्रोटेक्ट कर पाएंगे। यानी कि हमें सभी डिसीज़ के बारे में थोड़ा बहुत पता होना चाहिए जिससे कि हम वो डिसीज़ से बच सके। नेक्स्ट है यहाँ पर वैक्सीनेशन। वैक्सीनेशन में क्या कहा है यहाँ पर, पीपल शुड गेट वैक्सीनेशन ऑन टाइम टू अवॉइड द इन्फेक्शन। लोगों को वैक्सीनेशन करवाना चाहिए डिफरेंट टाइप की जो इन्फेक्टियस डिसीज़ है उनसे बचने के लिए। जैसे फॉर एग्जांपल अगर देखें हम, तो पोलियो का वैक्सीनेशन किया जाता है। जब बच्चा 0 से लेकर 5 ईयर तक का रहता है तब उसको पोलियो की वैक्सीन दी जाती है इंजेक्शन के रूप में, जिससे कि वो इन फ्यूचर जब पोलियो के वायरस के कांटेक्ट में आए तो उसको ये डिसीज़ ना हो। थर्ड पॉइंट है यहाँ पर सैनिटाइजेशन। द सैनिटाइजेशन कंडीशन शुड बी इम्प्रूव टू अवॉइड द इन्फेक्शंस फ्रॉम पॉल्यूटेड वाटर एंड कंटामिनेटेड फूड। यानी कि हमें जो पॉल्यूटेड वाटर है एंड कंटामिनेटेड फूड है इनको सैनिटाइज करके यूज़ करना चाहिए। अब जैसे किसी एरिया का जो वाटर है मान लीजिए वो पॉल्यूटेड आ रहा है, तो उसे हम सैनिटाइज कैसे कर सकते हैं, या तो उसमें हम क्लोरीन की टैबलेट डाल के थोड़ा बहुत उसको सैनिटाइज कर सकते हैं, या फिर हम वाटर को बॉयल करके भी उसे हम सैनिटाइज कर सकते हैं। ठीक है। इसके अलावा जो कंटामिनेटेड फूड है, यानी कि जैसे बासी जो खाना रहता है उसको अगर हम खाते हैं तो उससे भी इन्फेक्टियस डिसीज़ हो सकती है। तो हम खाने को या तो जब फ्रेश रहे खाना, यानी कि जैसे हमने पकाया उसको उसके बाद खा लें, या फिर हम जो भी खाना है जैसे रात का खाना रखा है और सुबह हमें खाना है तो उसे हमें गर्म करके खाना चाहिए ताकि वो थोड़ा सा सैनिटाइज हो जाए, उसके अंदर जो भी बैक्टीरिया वायरस या फंगी है छोटे मोटे वो किल हो जाए इसमें। फोर्थ पॉइंट दिया है यहाँ पर, इरेडिकेशन ऑफ वेक्टर्स। डिफरेंट टाइप की जो डिसीज़ है वो डिफरेंट टाइप के वेक्टर्स से फैलती है। जैसे कुछ जो डिसीज़ है वो मक्खियों के कारण, कुछ मच्छरों के कारण, या कुछ वायरस या बैक्टीरिया या कुछ फंगी के कारण फैलती है। तो हमें ये जो वेक्टर्स है इन्हें अवॉइड करना चाहिए, यानी कि अपने आसपास हमें साफ़ सफाई रखना चाहिए जिससे कि ये वेक्टर हमारे आसपास ना रहे, है ना। उस टाइप से भी हम डिसीज से अपने आप को प्रिवेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पर स्टरलाइजेशन। स्टरलाइजेशन में क्या किया जाता है, द पेशेंट सराउंडिंग एंड आर्टिकल्स ऑफ यूज शुड बी कम्प्लीटली स्टरलाइज सो एज टू रिड्यूस द चांस ऑफ इन्फेक्शन। जैसे ऑपरेशन थिएटर में आपने देखा होगा डॉक्टर जो है वो एक ही टाइप के जो आर्टिकल्स हैं, यानी कि जो इंस्ट्रूमेंट है उनको यूज़ करता रहता है। जैसे सीज़र है, नाइफ है, फोर्क है, इन सब चीज़ों को वो एक ही टाइप के जो आर्टिकल्स हैं, नहीं कि एक ही टाइप के जो इंस्ट्रूमेंट है वो बहुत सारे पेशेंट पर यूज़ करता है, बट यूज़ करने पर वो हर बार उनको स्टरलाइज करता है, यानी कि किसी न किसी केमिकल से या तो वॉश करेगा या फिर हॉट वाटर से उनको अच्छे से वॉश करता है ताकि किसी एक पर्सन का जो इन्फेक्शन है वो किसी दूसरे पर्सन तक कैरी ना करे। तो ये था यहाँ पर
डिफरेंट टाइप की डिसीज से बचने के यहाँ पर हमने देखे ये मेजर्स, ठीक है, कौन कौन से थे? एजुकेशन, वैक्सीनेशन, सैनिटाइजेशन, इरेडिकेशन ऑफ वेक्टर एंड स्टरलाइजेशन। अब नेक्स्ट देखते हैं हम यहाँ पर, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है डिफाइन द फॉलोइंग। फर्स्ट है इसमें इम्यूनिटी, इम्यूनिटी को डिफाइन करना है हमें यहाँ पर। इम्यूनिटी क्या है? तो द कैपेसिटी ऑफ एनी ऑर्गेनिज्म टू फाइट विद द डिसीज एंड causes organisms is known as immunity. The immunity is due to B and T cells. हमारी बॉडी के अंदर B and T टाइप के सेल्स पाई जाती है जो हमारी बॉडी को डिफरेंट टाइप की जो डिसीज़ है उनसे फाइट करने की कैपेसिटी प्रोवाइड करवाती है, ठीक है। ये अगर सेल्स हमारी बॉडी में कम रहती है तो हमारा जो इम्यून पावर है वो भी कम रहता है, यानी कि डिसीज से फाइट करने की हमारी जो बॉडी की कैपेसिटी है वो कम होती है। और इस कारण से फिर डिफरेंट टाइप की छोटी मोटी जो डिसीजेज है जैसे कि सर्दी खांसी है, इस टाइप की डिसीज़ हमें होती रहती है, ठीक है, या फीवर है। तो थोड़ा बहुत इन्फेक्शन होने पर ये डिसीज़ हमें एक तरह से कवर कर लेती है। तो अगर हमारी बॉडी में टी एंड बी सेल्स अच्छे से डेवलप्ड है या सफिशेंट अमाउंट में है तो हमारी बॉडी की जो इम्यूनिटी है वो बहुत अच्छी रहती है। नेक्स्ट है इसमें वैक्सीनेशन। वैक्सीनेशन में क्या होता है? द केमिकल सब्सटेंस विच प्रोटेक्ट आवर बॉडी बाय डिसीज कॉजिंग ऑर्गेनिजम्स आर कॉल्ड वैक्सीन। वैक्सीन क्या है? ये ऐसे केमिकल सब्सटेंस है जो कि हमारी बॉडी को डिफरेंट टाइप की जो डिसीज़ होती है उनसे प्रिवेंट करने का काम करती है। जैसे पोलियो का अभी हमने ऊपर एग्जाम्पल लिया था, पोलियो की वैक्सीन पाई जाती है, डीटीपी की वैक्सीन पाई जाती है। इसके अलावा जो स्मॉल पॉक्स है इसकी वैक्सीन पाई जाती है। तो बहुत सारे जो बच्चे को जन्म के बाद में 5-6 साल तक जो टीके लगते रहते हैं वो क्या है? वो सब वैक्सीनेशन ही है एक टाइप से। मतलब बच्चों को पहले ही आने वाले फ्यूचर में कोई डिसीज़ ना हो इसलिए उनको डिफरेंट टाइप के टीके वगैरह लगाए जाते हैं जिससे कि वो कुछ डिसीज़ जो कि कॉमन डिसीज़ है उनसे वो बच सके। नेक्स्ट है इसमें टॉपिक हमारा इंटरफेरॉन। इंटरफेरॉन क्या है? तो इंटरफेरॉन इज़ एन एंटीवायरल प्रोटीन। इंटरफेरॉन जो है वो क्या है? एक टाइप का एंटीवायरल प्रोटीन होता है और ये जो प्रोटीन है वो एनिमल की बॉडी के अंदर ही स्टिमुलेट करके प्रोड्यूस करवाया जाता है, यानी कि एनिमल की बॉडी के अंदर ही ये जो एंटीवायरल प्रोटीन है इसको डेवलप करवाया जाता है और इसे ही कहते हैं हम इंटरफेरॉन। क्या कहते हैं इसे? हम इंटरफेरॉन कहते हैं। और ये क्या करता है? डिफरेंट टाइप की जो इन्फेक्टियस डिसीज़ होती है उनसे हमें प्रिवेंट करता है, ठीक है। नेक्स्ट है वैक्सीनेशन। वैक्सीनेशन वैक्सीन से ही रिलेटेड है यहाँ पर वैक्सीनेशन। तो वैक्सीनेशन में क्या किया जाता है? वो अभी हमने पोलियो वाला एग्जांपल लिया है ना, डीटीपी का एग्जांपल लिया, स्मॉल पॉक्स जो होती है जिसको छोटी माता बोलते हैं। तो ये सब ऐसी डिसीज़ है जो पहले होती थी अब बहुत कम होती है ना। क्यों? क्योंकि बच्चों को इनके लिए पहले ही इनकी बॉडी में इम्यून सिस्टम रेडी कर दिया जाता है, यानी कि ये डिसीज़ से बच्चों की बॉडी को पहले ही रेजिस्टेंस कर दिया जाता है। इनकी बॉडी में एक इम्यून सिस्टम डेवलप हो जाता है जिसको अपन बोलते हैं कि इनकी बॉडी क्या है? रेजिस्टेंस है इस डिसीज़ के प्रति, जिसकी भी वैक्सीन लगाई गई है। नेक्स्ट है इसमें डिस्टिंग्विश बिटवीन इनबॉर्न एंड एक्वायर्ड इम्यूनिटी। इनबॉर्न इम्यूनिटी क्या होती है एंड एक्वायर्ड इम्यूनिटी क्या होती है, इसमें हमें डिफरेंस देखना है। तो यहाँ पर जो इनबॉर्न इम्यूनिटी एंड एक्वायर्ड है उसमें फर्स्ट डिफरेंस देखते हैं हम। दिस इम्यूनिटी इज़ प्रेजेंट बाय बर्थ। जो इनबॉर्न इम्यूनिटी है ये किसी भी पर्सन में बर्थ से ही प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, उसके बर्थ से ही प्रेजेंट होती है, इसलिए तो कहा है कि एक ऐसी इनबॉर्न है, मतलब जन्म के समय से ही किसी पर्सन की बॉडी में जो इम्यून सिस्टम रहता है उसे हम कहते हैं इनबॉर्न इम्यूनिटी। ऐसे ही सेकेंड है यहाँ पर एक्वायर्ड इम्यूनिटी। तो एक्वायर्ड इम्यूनिटी क्या है? दिस इम्यूनिटी हेल्प इन द एक्सपेंशन ऑफ लाइफ स्पेन ऑफ ऑर्गेनिज्म। ये जो एक्वायर्ड इम्यूनिटी है ये
किसी भी व्यक्ति की बॉडी में बाहर से डेवलप करवाई जाती है। जैसे डिफरेंट टाइप की जो वैक्सीन्स वगैरह है, इनका यूज़ करके किसी की बॉडी को एक तरह से इम्यून बनाया जाता है। जैसे वो पोलियो की वैक्सीन का यूज़ किया, स्मॉल पॉक्स की वैक्सीन का यूज़ करके हमने किसी भी पर्सन की बॉडी में एक तरह से एक इम्यून सिस्टम को डेवलप करवा दिया। और ये जो इम्यून सिस्टम है, ये व्यक्ति ने अपने आप एक्वायर किया है एक तरह से, किसी न किसी केमिकल की हेल्प से या किसी बैक्टीरिया या वायरस की हेल्प से या वैक्सीन की हेल्प से। तो इसलिए इसे कहा जाता है कि ये क्या है, एक्वायर्ड इम्यून सिस्टम है। और इसके कारण किसी भी व्यक्ति की या किसी भी ऑर्गेनिज्म का जो लाइफ स्पेन है वो इंक्रीज हो जाता है। सेकेंड है इसमें, इट इज़ अ काइंड ऑफ एक्टिव इम्यूनिटी। जो इनबोर्न इम्यूनिटी है, ये एक्टिव टाइप की इम्यूनिटी होती है ना, मतलब हमेशा एक्टिव रहती है बॉडी में। जैसे ही छोटे मोटे बैक्टीरिया, वायरस या फंगी अटैक करते हैं तो ये हमारा इम्यून सिस्टम जो है उसको इजीली किल करके बाहर भगा देता है या किल कर देता है। जबकि एक्वायर्ड में क्या होता है, दिस इम्यूनिटी इज बोथ टाइप एक्टिव इम्यूनिटी एंड पैसिव इम्यूनिटी। यानी कि जो एक्वायर्ड इम्यूनिटी होती है ये एक्टिव भी हो सकती है और पैसिव टाइप की भी हो सकती है, यानी कि दोनों ही टाइप की ये इम्यूनिटी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा यहाँ पर, व्हाट इज एलर्जेंस। एलर्जेंस क्या है, व्हाट काज द एलर्जी टू प्रोड्यूस, और एलर्जी प्रोड्यूस होने के क्या कारण है। तो एलर्जी क्या है, बॉडी की एक हाइपर सेंसिटिविटी है, जिसमें कि क्या होता है, जब कोई भी व्यक्ति किसी पर्टिकुलर सब्सटेंस के कांटेक्ट में आता है तो उसकी बॉडी में कुछ केमिकल रिएक्शंस होती है और उसी को हम बोलते हैं एलर्जी। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम देखें, किसी व्यक्ति को मान लीजिए डस्ट से एलर्जी है, ठीक है, जैसे डस्ट उसकी नोज़ में जाती है, नाक में जाती है तो उसको छींकें आना स्टार्ट हो जाती है। या किसी को मान लो डस्ट से आइज़ में एलर्जी है तो उसको जैसे डस्ट आँखों में जाती है तो आँखों से मान लो आंसू आने लगते हैं। तो ये क्या है, एक टाइप की हाइपर सेंसिटिविटी है बॉडी की। इसमें क्या होता है, बॉडी का कोई पर्टिकुलर ऑर्गन बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हो जाता है उस पर्टिकुलर सब्सटेंस के प्रति। बहुत सारे लोगों को मेडिसिन से एलर्जी रहती है, कुछ को कॉस्मेटिक्स से एलर्जी होती है और कुछ लोगों को पोलन ग्रेन से एलर्जी होती है। पोलन ग्रेन अगर जाते हैं श्वास के थ्रू तो एस्थमा की प्रॉब्लम हो जाती है, या फिर स्किन के ऊपर रैशेस आ जाते हैं। किसी को डस्ट पार्टिकल से एलर्जी होती है। तो ये डिफरेंट टाइप की एलर्जीज होती है। क्या होता है एलर्जी में, जब ये जो पार्टिकल्स है जैसे मेडिसिन है या पोलन ग्रेन्स है या कॉस्मेटिक है या डस्ट पार्टिकल है, ये जब हमारी बॉडी की जो एंटीबॉडी सेल्स होती है उनसे बाइंड करती है, यानी कि उनसे अटैच होती है, जुड़ती है, तो ये बनाती है मास्ट सेल। क्या बनाती है, ये जुड़ने के बाद मास्ट सेल बनाती है। जैसे मान लीजिए यहाँ पर मास्ट सेल बन गई है, ठीक है, और ये मास्ट सेल फिर कुछ समय के बाद में ब्रस्ट हो जाती है। थोड़े बहुत टाइम के बाद ये ब्रस्ट होती है, यानी कि फट जाती है, और इसमें से रिलीज़ होता है हिस्टामिन। क्या रिलीज़ होता है इसमें से, तो हिस्टामिन रिलीज़ होता है, जो कि अगर नोज़ की एलर्जी है तो म्यूकस के फॉर्म में निकलता है, या फिर स्किन वगैरह की एलर्जी है, मान लो रेशेस होते हैं रेड कलर के, तो वहाँ पर एक तरह से रेसेस के फॉर्म में या स्वेलिंग हो जाती है, यानी कि जो हिस्टामिन है वो सेल के अंदर डिपॉजिट हो जाता है और इसके कारण स्वेलिंग हो जाती है। तो इस टाइप से होती है एलर्जी, ठीक है। एलर्जी क्या है, एक टाइप की हाइपर सेंसिटिविटी है जो कि किसी भी पर्सन को हो सकती है और कुछ पर्टिकुलर सब्सटेंस के प्रति ही होती है ये। जैसे किसी को मेडिसिन से एलर्जी हो सकती है, किसी पर्टिकुलर मेडिसिन से, किसी को कॉस्मेटिक से हो सकती है, किसी को पोलन ग्रेन से, या किसी को डस्ट से एलर्जी हो सकती है। जैसे किसी को गाजर घास से एलर्जी होती है कि वो गाजर घास के जैसे कांटेक्ट में जाते हैं तो स्किन के ऊपर रेड कलर के दाने निकल आते हैं, जिनको रैशेज बोलते हैं अपन। या किसी को आई से वाटरिंग होना स्टार्ट हो जाती है, यानी कि आंखों से पानी निकलता है, या स्नीजिंग आना स्टार्ट हो जाती है, यानी कि नाक से पानी आना स्टार्ट हो जाता है। तो ये डिफरेंट टाइप की एलर्जीज़ है, ठीक है। और इनका ट्रीटमेंट क्या है कि इनसे हम प्रिवेंशन करें, प्रिकॉशन रखें, इन चीज़ों के कांटेक्ट में ज़्यादा ना जाए तो हम अपने आप को सेफ रख सकते हैं।
अगर एलर्जी है तो, है ना। या फिर इनके लिए अगर मान लो बाई चांस किसी व्यक्ति को डस्ट से एलर्जी है और वो कुछ डस्ट पार्टिकल के कांटेक्ट में आया है, तो फिर वो टैबलेट वगैरह के भी यूज़ करते हैं। जैसे एंटी हिस्टामिन कुछ टैबलेट्स आती है जिनकी हेल्प से जो हिस्टामिन है वो रिलीज़ होना बंद हो जाता है थोड़े टाइम के बाद में, और व्यक्ति स्वस्थ हो जाता है। बट ये एलर्जी एक ऐसी डिसीज़ है जिसका कोई एक तरह से परमानेंट ट्रीटमेंट नहीं है, ठीक है। किसी व्यक्ति को अगर एलर्जी हो जाती है तो बहुत सारे लोगों को जो एलर्जी है वो कभी कभी लाइफ टाइम तक कैरी करनी पड़ती है। तो इन चीज़ों से हमें बच के रहना चाहिए, और अगर स्टार्टिंग में एलर्जी हो रही है किसी चीज़ से तो हमें डॉक्टर को बताना चाहिए, जिससे कि हम इनसे बच सकें, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।